गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये इस टॉपिक पर हमारा दूसरा वीडियो है। तो जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने जो आइडल ब्रेटन साइकिल है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम बेल कोलेमन साइकिल भी बोलते हैं, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्चुअल जो हमारी बेल कोलेमन साइकिल होती है उसके बारे में, और एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें जो सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा एक्चुअल बेल कोलेमन साइकिल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो आइडल बेल कोलेमन साइकिल है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन जब हम इस बेल कोलेमन साइकिल को रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं, पहला है जो हमने आइडल साइकिल में माना था कि जो हमारे कंप्रेशन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन कहां से हो रहा है? 1 से 2 तक। ये जो कंप्रेशन हो रहा है हमने माना था कि ये आइसेंट्रोपिक है, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में जब हम एक्चुअल में इस साइकिल को यूज करते हैं तो ये जो कंप्रेशन है ये आइसेंट्रोपिक नहीं रहता है, ये नॉन आइसेंट्रोपिक हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा 3 से 4 टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, आइडल साइकिल में वो आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में वो आइसेंट्रोपिक नहीं होता है। ये किसके कारण होता है? बहुत सारी इरिवर्सिबिलिटीज हो जाती हैं हमारी प्रोसेस में। दूसरा, फ्रिक्शन के कारण भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारे आइसेंट्रोपिक नहीं रह पाते हैं। दूसरा है प्रेशर ड्रॉप्स। जो हमारे हीट एक्सचेंजर्स हैं उसमें हमने माना था कि जो हमारे प्रोसेस हैं वो आइसोबारिक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन आप जानते हैं कि एक्चुअल वर्ल्ड में कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो सकता, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में जब हमारा एयर या गैस पास करेगी, फ्लो करेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप जरूर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग प्रेशर है वो 2 डैश और 2 एक ही प्रेशर पर है, और जब ये हीट एक्सचेंजर में कूल होके बाहर निकल रहा है 0.3 पर, तो उसका प्रेशर पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसे ही जब हमारा एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है 4-1, इसमें भी आप देखेंगे 4 से 0.1 की तरफ, जब स्टेट 1 की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है। तो मेनली ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है हीट एक्सचेंजर में, ये होता है हमारा फ्रिक्शन की वजह से। और दूसरा, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मूवमेंट की वजह से भी कुछ प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। दूसरा, उसमें जैसे बहुत सारे जो हीट एंड एक्सचेंजर्स हैं वो जनरली ट्यूब एंड कॉइल टाइप के होते हैं। तो जब ट्यूब में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं, जब उस पर एयर या गैस हमारी मूव करती है तो वहां पर भी कुछ जो लॉसेस प्रेशर के हमारे होते हैं। तो दो जो मुख्य कारण है हमारे एक्चुअल साइकिल के, जिसकी वजह से वो आइडल साइकिल से अलग होती है, वो है नॉन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, और दूसरा है प्रेशर ड्रॉप इन कोल्ड एंड हॉट हीट एक्सचेंजर, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। So due to these irreversibilities, the compressor work input increase and turbine work output reduces। तो जैसे ही हमारी irreversibility बढ़ जाती है, irreversibility बढ़ने का मतलब क्या है? हमारी जो एंट्रोपी है S, वो बढ़ जाती है। देखेंगे आप, ये जो डॉटेड वाला दिखा रखा है ये हमारा आइडल है, जिसमें हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट है, S1 इक्वल टू S2 है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल लाइन है 1 से 2 डैश तक, ये आप देखेंगे तो इसमें हमारी एंट्रोपी बढ़ गई है। तो एंट्रोपी किस वजह से बढ़ रही है? ये क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है उसमें इरिवर्सिबिलिटी आ गई है। ऐसे ही जो हमारा टरबाइन का वर्क है वो हमारा कम हो जाएगा। पहले हमें 3 से 4 तक मिल रहा था, जो अभी प्रोसेस हमारा हो गया है 3 से 4 डैश तक। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रोसेस में 4 से लेके 4 डैश तक की जो है इरिवर्सिबिलिटी बढ़ गई है, एंट्रोपी बढ़ गई है। एंट्रोपी बढ़ गई है मतलब हमारा वर्क
डन जो हमारा था, जो आउटपुट हमें टरबाइन से मिल रहा था, वो हमारा कम हो गया। तो इससे क्या हो गया, एक जगह जहां कंप्रेसर में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहीं जो टरबाइन है उससे हमें वर्क आउटपुट कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी एक्चुअल साइकिल है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर और टरबाइन की, वो अगर हम मान लें हमें नीटा सी आइसेंट्रोपिक और नीटा टी आइसेंट्रोपिक है कंप्रेसर और टरबाइन दोनों के लिए, तो एक्चुअल वर्क या ट्रांसफर, जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अगर हम कैलकुलेट करें कंप्रेसर के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है एफिशिएंसी सी फॉर कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक। तो इसमें जो हमारा आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क, क्योंकि जो हमें आइसेंट्रोपिक वर्क करना है वो है हमारा फ्रेंड्स 1 से लेके 2 तक, यानी कि वो कम है, और जो एक्चुअल वर्क है वो है 1 से लेके 2 डैश तक, जो कि ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो आइसेंट्रोपिक वर्क कितना होगा, यहां पर ये H2 डैश माइनस H1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, इस एंथैल्पी को हम T की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CP/T की टर्म्स में पूरे के पूरे को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी टरबाइन आइसेंट्रोपिक, इसमें भी एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक वर्क, क्योंकि यहां पर हमारा आइसेंट्रोपिक वर्क जो हमें मिलेगा वो ज्यादा होगा और एक्चुअल वर्क हमारा कम होगा। तो इसमें हमारा एक्चुअल वर्क कहां पे मिल रहा है, H3 से H4 डैश तक, और आइसेंट्रोपिक वर्क कितना है, H3 से H4 तक। तो ये हमने यहां पे लिख दिया H3 माइनस H4 डैश और H3 माइनस H4। सो अब इसे भी हम CP/T की टर्म्स में चेंज कर दें, तो हमें पूरी की पूरी इक्वेशन हमें टेम्परेचर की फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगी। हमको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आइसेंट्रोपिक वर्क हम निकालें, तो ऊपर में हमारा रहेगा जो मिनिमम वाला पार्ट है, और जो डिनोमिनेटर रहेगा जो हमारा मैक्सिमम वाला पार्ट है। तो जब हम कंप्रेसर को कैलकुलेट करेंगे, तो कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक वर्क कम होता है। अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिकली काम कर रहा है, तो वो वर्क हमें कम करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में ज्यादा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। और जब हम टरबाइन को देखेंगे, तो टरबाइन में हमें एक्चुअल वर्क कम मिल रहा है, जबकि आइसेंट्रोपिकली अगर प्रोसेस एक्सपेंड होता तो हमें ज्यादा मिलता। तो इसलिए यहां पे आ जाएगा एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक वर्क। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, वो हम किस लिए यूज करते हैं, कि जो हमारा कैबिन है, जहां पे पैसेंजर बैठते हैं और जहां पर हमारा कॉकपिट में जहां पे पायलट बैठते हैं, उस एरिया को कंफर्टेबल टेम्परेचर रेंज और प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि जो हमारा एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे जब ट्रेवल करता है या मूव करता है, तो वहां पर तो टेम्परेचर लो होता है बाहर। हाँ, बिल्कुल वहां पर टेम्परेचर बाहर लो होता है, लेकिन जो बाहर का प्रेशर है वो भी लो होता है। तो इसलिए हमें बाहर की एयर को लेकर उसको पहले कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे कि जो कंफर्टेबल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उस बाहर की एयर को हम लाएं। और जैसे ही हम बाहर की एयर को कंप्रेस करते हैं, उसको एम्बिएंट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके आते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें उससे कूल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है। तो the outside temperature are very low at high altitude, still cooling of cabin is required due to following reason। तो और किन किन कारणों की वजह से हमें एयरक्राफ्ट की जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। जो भी लोग अंदर एयर प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली हीट जनरेट कर रहे हैं, दोनों सेंसिबल हीट भी और साथ साथ हमारी जो लेटेंट हीट भी है। इसके बारे में हम जो हमारा साइकोमेट्री वाला जो पार्ट हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है सेंसिबल हीट और जो लेटेंट हीट के बारे में। सो अगर कहीं पे कुछ लोग बैठे हैं, तो वहां पर दोनों तरह की हीट जनरेशन होगी।
ऑक्यूपेंट्स की वजह से। दूसरा है इक्विपमेंट। आप जैसे कि जानते हैं एयरप्लेन में बहुत सारे इक्विपमेंट भी काम कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ हीट जनरेशन होती है। जैसे कि पेंट्री होती है जहां पर खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो रखी जाती हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए भी हमें एक टेम्परेरी एसी की व्यवस्था होती है जिन इक्विपमेंट से भी हीट लगातार जनरेट होती रहती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइसेस एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं जिनसे हीट जनरेट होती रहती है। दूसरा है हीट जनरेशन ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जब वो एयर में ट्रेवल करता है तो एयर और जो एयरक्राफ्ट की जो सरफेस है, उसकी जो बॉडी है, उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होगी, और वो हीट अंदर की तरफ एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये भी एक हीट डेवलपमेंट का या हीट सोर्स का काम करता है। नेक्स्ट है एट हाई एल्टीट्यूड द आउटसाइड प्रेशर विल बी सब एटमॉस्फेरिक व्हेन एयर एट दिस लो प्रेशर इज कंप्रेस्ड एंड सप्लाइड टू केबिन एट प्रेशर क्लोज टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बताया कि जो बाहर का प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पे, वो एटमॉस्फेयर से कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि हमारा ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, उससे हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम रहता है। तो हमें क्या करना है, उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमको एयर को कंप्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर का प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को हमें वापस से कूल करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, जिसके लिए जरूरत पड़ती है हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। और चौथा है सोलर रेडिएशन। एयरक्राफ्ट में जैसे कि चारों तरफ विंडोज होती हैं, तो उस विंडोज से बाहर से जो हमारे सन की वजह से जो रेडिएशन है वो भी अंदर लगातार आता रहता है, और उसकी बॉडी पर भी सोलर रेडिएशन पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो सूरज का प्रकाश है वो भी हीट जनरेट करता है, तो जिसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। तो उसकी वजह से भी काफी हीट जनरेट हो जाती है, और इन सबको हमें निकालना पड़ता है, और उसके लिए हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। So even though the COP of air cycle refrigeration is very low compared to vapor compression refrigeration system, it is still found be most suitable for aircraft refrigeration system. यहाँ पे हम बता रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन है, जिसमें हम एयर का यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, और वो बेस्ड होता है बेल कोलेमन साइकिल पर, उसका COP बहुत कम होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के मुकाबले बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी इसको एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के लिए, कूलिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका जो वेट पर टन ऑफ कूलिंग है वो बहुत ही कम होता है। और एयरक्राफ्ट में हमारा जो सबसे पहला प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कि हमारा वेट कम होना चाहिए, वजन जितना कम होगा एयरक्राफ्ट में उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए COP कम होने के बावजूद भी जो हमारा एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको एयरक्राफ्ट में कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, ना कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल की। जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं, जो हमारी एम्बिएंट एयर है वो है स्टेट 1। उसके बाद वो जो हमारा विंग्स के नीचे आपको जो इंजन दिखता है एयरक्राफ्ट का, उसमें सबसे आगे में होता है कंप्रेसर। और जो हवा के अगेंस्ट में, क्योंकि हमारा प्लेन ट्रेवल करता है, तो जो बाहर की हवा है बहुत तेजी से आके उस कंप्रेसर को हिट करती है, या विंग्स के नीचे जो इंजन होते हैं उनको हिट करती है। तो उस हिट करने की वजह से, टकराने की वजह से एयर का प्रेशर कुछ बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं रैमिंग प्रोसेस। तो बाहर की जो एयर है वो कंप्रेसर का जो बॉडी है या जो विंग्स के नीचे जो इंजन लगा होता है उससे टकराती है, उसको हम बोलते हैं रैम एयर, क्योंकि उसका थोड़ा सा कंप्रेशन हो जाता है। इस रैम एयर में से कुछ पार्ट हमारा चला जाता है हीट एक्सचेंजर में, और बाकी एयर चली जाती है आगे मेन कंप्रेसर में। मेन कंप्रेसर में क्या है कि हम एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, फिर ये आगे जाती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट जाता है इसका कंबशन चैम्बर में, और दूसरा पार्ट हम ले जाते हैं हीट एक्सचेंजर में।
जो कि हम यूज करते हैं आगे कूलिंग के लिए। तो 3 से एक पार्ट चला गया कंबशन चैम्बर में, जहां पर फ्यूल जलता है, गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है और उसको टरबाइन में जाके वो एग्जॉस्ट में चला जाता है। तो ये टरबाइन क्या काम करती है, ये हमारे एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करती है। तो जो हमारा 3 से ये कंबशन चैम्बर और गैस टरबाइन की तरफ जो एयर जा रही है, ये हमारा कंसर्न अभी नहीं है, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में प्रोपेल जो एयरक्राफ्ट को कैसे चलाना है। हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट की कूलिंग के लिए। तो जो मेन कंप्रेसर से जो एयर का पार्ट कंप्रेस होके स्टेट 4 की तरफ आता है, 4 क्या है हमारा हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर की तरफ आता है, इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो हीट एक्सचेंजर में तो एक तरफ से तो एयर हमारी आ रही है रैम एयर, जो बाहर की हवा आ रही है, और दूसरी आ रही है एयर जो हमारी कंप्रेस होके आ रही है। कंप्रेस होके आ रही है मतलब उसका प्रेशर बढ़ गया है और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो हमें टेम्परेचर को करना है कम। तो हम टेम्परेचर को कम कैसे करते हैं, जो बाहर की एयर आ रही है रैम एयर, उसका टेम्परेचर क्योंकि कंप्रेस्ड एयर से कम रहता है, तो वहां से उसको पास कराते हैं और इस हीट एक्सचेंजर में जो कंप्रेस्ड एयर है जो मेन कंप्रेसर से आ रही है, उसका टेम्परेचर कम करते हैं। और उसके बाद इस कंप्रेस्ड एयर का जब टेम्परेचर कम हो गया, तो फिर इसको पास कराते हैं हम टरबाइन से, जो कि हमारी है स्टेट 5। टरबाइन में जब हम इस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को या एयर को एक्सपेंड करते हैं, तो इसका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है और साथ ही इसका टेम्परेचर भी और ज्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद हम इसे भेज देते हैं कहां पर, केबिन में। केबिन मतलब जहां पे हमें कूलिंग चाहिए, जहां पे हमारे लोग बैठे हुए हैं जो पैसेंजर्स हैं। और इस टरबाइन से जो पावर जनरेट होती है, क्योंकि जब ये टरबाइन चलती है तो ये कुछ पावर भी जनरेट होगी, उस टरबाइन की मदद से हम इसके दूसरे एंड पर एक फैन लगा देते हैं। और ये फैन क्या करता है, जो ये रैम एयर आ रही है इसको यहां पर सक करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कूलिंग है हीट एक्सचेंजर में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हवा जो आ रही है ठंडी हवा रैम एयर जिसको हम बोल रहे हैं, वो और तेजी से हीट एक्सचेंजर में आती है और फैन से ये बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये फ्लो हमारा हीट एक्सचेंजर के ऊपर रैम एयर का बनाने का, ये कंटिन्यूसली बनाने का काम ये फैन करता है। और इस फैन को पावर कहां से मिल रही है, इस टरबाइन से, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग टरबाइन। सो ये हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है फ्रेंड्स, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल का। सो ए सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। दिस इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्यों है फ्रेंड्स, कि हमने बाहर से एम्बिएंट से एयर ली, उस पे सारे प्रोसेस किए, पहले कंप्रेस किया, फिर उसको कूल किया, फिर वापस से उसको एक्सपेंड किया और फिर क्या किया, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। सो हम जो एक बार हमने पूरा प्रोसेस कर लिया, उस एयर को हम वापस कूलिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, हर बार बाहर से फ्रेश एयर कंटिन्यूसली हम लेते रहते हैं। तो ये हमारा है ओपन सिस्टम, यानी कि जो हमारी एयर है उसको हम रीयूज नहीं कर रहे हैं, हर बार फ्रेश एयर लेते हैं। आउटसाइड लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एयर स्टेट 1, जैसा कि मैंने बताया ये हमारी स्टेट 1 है, एम्बिएंट एयर, इसका प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है, इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रैम इफेक्ट टू रैम प्रेशर स्टेट 2। तो यहां पर जो हमारी जो स्टेट 2 है, ये रैम इफेक्ट की वजह से, हवा के टकराने की वजह से, क्योंकि प्लेन और हवा के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी बन जाती है, तो हवा आके टकराती है प्लेन से, तो एक रैम इफेक्ट जनरेट होता है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रैम एयर। ये हमारी है स्टेट 2। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, यहां पर उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा प्रेशर भी बढ़ जाता है। दिस एयर इज कंप्रेस्ड इन द मेन कंप्रेसर टू स्टेट 3। अब ये एयर कहां आगे जा रही है, मेन कंप्रेसर में। मेन कंप्रेसर में ये कंप्रेस होती है और इसका एक पार्ट कहां जा रहा है, हमारा हीट एक्सचेंजर में, जो कि हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं। एंड इज कूल टू स्टेट 4 इन द एयर कूलर, इसको आप हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं या एयर कूलर भी बोल सकते हैं। जो मेन कंप्रेसर में एयर हमारी कंप्रेस हुई, वो स्टेट 4 यानी कि हीट एक्सचेंजर में या एयर कूलर में आकर ठंडी होती है। और ठंडी हम किससे करते हैं, जो हमारी रैम एयर है उसकी मदद से। इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू कैबिन प्रेशर इन टरबाइन एट स्टेट 5।
और जो 4 है, स्टेट 4 पे जो हमारी एयर है जो कूल हो गई, उसको हम वापस से एक्सपेंड करते हैं टरबाइन में, जिसको हम कूलिंग टरबाइन बोलते हैं, और उसका प्रेशर हम कहां तक रिड्यूस कर देते हैं, कैबिन प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर हमको चाहिए हमारे पैसेंजर जहां पे बैठे हैं, या फिर हमारे कॉकपिट में जो हमारे पायलट्स हैं उनके लिए जो प्रेशर जरूरी है। एंड एज ए रिजल्ट इट्स टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 4 to 5, और क्योंकि वो एक्सपेंड हो रही है तो प्रेशर रिड्यूस होता है, साथ साथ उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। द कोल्ड एयर एट स्टेट 5 इज सप्लाइड टू केबिन। तो जो स्टेट 5 यानी कि कूलिंग टरबाइन के बाद की जो ठंडी हवा है उसको हम भेज देते हैं कैबिन में। तो जब कैबिन में ठंडी हवा जाएगी तो वो वहां की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगी और कैबिन को कंफर्टेबल टेम्परेचर पर मेंटेन करेगी, और जो हमारे पैसेंजर और कॉकपिट में जो लोग हैं वो अपना सफर या अपनी जो ट्रेवल है उसको कंफर्टेबली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमने अभी स्कीमेटिक डायग्राम में देखा उस पूरे साइकिल को हम ने एक टीएस डायग्राम पर भी उसको कन्वर्ट किया। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट 1 है, यानी कि ये हमारा है एम्बिएंट स्टेट। एम्बिएंट स्टेट से हमारा कंप्रेशन हुआ जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। 2' ये है हमारा रैम इफेक्ट। रैमिंग की वजह से जो हमारी एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने ये डार्क लाइन भी दिखा रखी है जो जा रही है 1 से 2 तक। ये है हमारा एक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि अगर रैमिंग आइसेंट्रोपिक होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से डेविएट करेगा, और वो होगा हमारा ये 1 से 2 तक, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो भी कम होगा और प्रेशर इंक्रीज भी कम होगा। अब 2 से 3' तक है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, जो कहां पे हो रहा है हमारा मेन कंप्रेसर में। यहां पे भी ये हमारा आइडल है जो डॉटेड से हमने दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा 2 से 3 तक, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो 100% एफिशिएंट तो होगा नहीं, तो जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक ना होकर इरिवर्सिबल होगा, और हमारा जो प्रेशर जितना इंक्रीज होना चाहिए था प्रेशर तो होगा, लेकिन जो हमारी टेम्परेचर है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा जितना कि एक्चुअल में होना चाहिए था। अब पॉइंट 3 से हमारा पॉइंट 4 तक, स्टेट 4 तक हम हीट रिड्यूस करेंगे। कहां पर? हीट एक्सचेंजर में या फिर एयर कूलर में। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रेशर भी थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर भी यहां पर ड्रॉप हो रहा है हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद स्टेट 4 से स्टेट 5 हमारी जाएगी टरबाइन में, जो एयर है वो एक्सपेंड होगी। यहां पर भी टरबाइन जो है उसकी एफिशिएंसी होगी, तो जो डॉटेड है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और एक्चुअल प्रोसेस हमारा है 4 से 5 तक, जिसमें हमारा जो टेम्परेचर रिडक्शन होगा वो एक्चुअल से थोड़ा कम होगा। उसके बाद जो पॉइंट आई है यहां पर, ये हमारी है केबिन की स्टेट, जो हमें हमारे टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए कहां पर? हमारे कॉकपिट में और जहां पे पैसेंजर बैठे हैं, वो है स्टेट आई। तो जब एयर स्टेट 5 में हमारी मिली, उसको हमने कैबिन में छोड़ा, तो धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करेगी और कहां तक पहुंच जाएगी? पोजीशन आई तक पहुंच जाएगी। सो द कोल्ड एयर एट स्टेट 5 इज सप्लाइड टू कैबिन। इट पिक्स अप हीट एज इट फ्लोज थ्रू द कैबिन, प्रोवाइडिंग यूजफुल कूलिंग इफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि जो पॉइंट 5 है इस पर हमारी हवा ठंडी है और प्रेशर उसका उतना है जितना हमें कैबिन में चाहिए या एयरक्राफ्ट के अंदर चाहिए, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे एयरक्राफ्ट के अंदर तो वो हीट गेन करना शुरू करेगी और कहां तक गर्म हो जाएगी? इस पोजीशन आई तक, और हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। कूलिंग इफेक्ट कितना मिलेगा? इस आई से 5, अगर टी आई माइनस T5 हम माइनस कर दें तो इतना टेम्परेचर का जो हीट है वो कूलिंग इफेक्ट हमको देगा। इसकी कैलकुलेशन हम अभी आगे करेंगे फ्रेंड्स। द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन इज यूज्ड टू ड्राइव द फैन। तो जैसे मैंने बताया कि जो यहां पर वर्क आउटपुट हमें मिल रहा है टरबाइन में, उसको हम यूज कर रहे हैं फैन चलाने के लिए, जिससे कि हमारा जो फ्लो है हीट एक्सचेंजर में रैम एयर का कंटिन्यूअसली बना रहे और हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए।
सो फैन मेंटेन्स द रिक्वायर्ड एयर फ्लो ओवर द एयर कूलर या हीट एक्सचेंजर. दिस सिंपल सिस्टम इज गुड फॉर ग्राउंड कूलिंग as fan can continue to maintain air flow over the air cooler. तो जो ये सिस्टम है सिंपल एयर कूलिंग का, जो ये ग्राउंड के लिए, जब हमारा प्लेन नीचे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उस टाइम के लिए अच्छा है, क्योंकि जो हमारा फैन है वो एयर फ्लो कंटिन्यूसली बना के रखेगा हीट एक्सचेंजर के ऊपर. सो अगर ये हम सिर्फ ग्राउंड के लिए अच्छा है तो इसके कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ हम यूज करते हैं हमारे फ्लाइंग के लिए, जब प्लेन फ्लाई कर रहा है. उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले अभी हम जो सिंपल साइकिल है उसके कुछ जो कूलिंग इफेक्ट्स हैं, वर्क डन है, उनकी कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं. सो हम क्या करेंगे, हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे हर एक प्रोसेस पे और हम कैलकुलेशंस करेंगे. सो बाय अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू द रैमिंग प्रोसेस. रैमिंग प्रोसेस कहां से हो रहा है हमारा फ्रेंड्स, 1 से लेके 2' तक जो हमारा आइडल है, और 1 से 2 ये हमारा एक्चुअल है. तो अभी हम बात करेंगे पहले आइडल की. So the temperature rise at the end of the RAM effect can be shown by T2 जो हमारा ये वाला जो टेम्परेचर है T2 डिवाइडेड बाय T1, यानी कि जो हमारा इनिशियल है T1. ये किसके बराबर होगा ये रेशियो, 1 प्लस गामा माइनस 1 बाय 2 m स्क्वायर. ये इक्वेशन हमें मिलेगी जब हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हमारा जो टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है रैमिंग इफेक्ट में वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. यहां पर m क्या है, m है हमारा मैक नंबर. मैक नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट टू द सोनिक वेलोसिटी. जो हमारी सोनिक वेलोसिटी है, जो हमारी साउंड की जो वेलोसिटी है, अगर हम प्लेन की वेलोसिटी को साउंड की वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें जो मिल जाएगा वो उसको हम बोलते हैं मैक नंबर. और साउंड की वेलोसिटी a, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, a का फॉर्मूला है a इक्वल टू अंडर रूट गामा आर T1. T1 क्या है, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर. तो इससे हमको मिल जाएगी हमारी सोनिक वेलोसिटी. और प्लेन की वेलोसिटी हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में दी होगी, जहां से हम फिर m की वैल्यू निकाल सकते हैं. और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू रैमिंग वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर हमारा ये रैमिंग आइसेंट्रोपिक नहीं है, यानी कि एक्चुअल में वो 1-2 को फॉलो कर रहा है, यानी कि हमें फिर रैमिंग की कुछ एफिशिएंसी दी हुई होगी, और उस एफिशिएंसी को यूज करते हुए हम जो T2 है वो निकाल सकते हैं. पहले हम निकालेंगे T2 इस फॉर्मूले को यूज करके, और उसके बाद एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले को यूज करके हम एक्चुअल टेम्परेचर राइज T2 निकाल सकते हैं. यहां पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना होगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया वो होगा हमारा I जो कैबिन टेम्परेचर है माइनस T5 जो हमारा टरबाइन का आउटलेट है मल्टीप्लाई बाय Cp, ये है हमारी स्पेसिफिक हीट एयर की, और मल्टीप्लाई बाय m क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, हमारे कितनी एयर फ्लो करा रहे हैं हम पूरे सिस्टम में. अगर इन सब का मल्टीप्लाई हम कर दें तो हम कूलिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कूलिंग कैपेसिटी हमारे सिस्टम की है, या कितनी हीट हमारा कूलिंग सिस्टम निकाल रहा है कैबिन में से. सो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्रेटन साइकिल के क्वेश्चन से. ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इन ए गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसमें टेम्परेचर एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर. एक्सपेंडर कहां पे है हमारा 3-4, तो हमें 3 और 4 पे टेम्परेचर दिया हुआ है. 3 पर दिया हुआ है 320 K और 4 पे दिया हुआ है 180 K. कंप्रेशन इज एज्यूम टू बी आइसेंट्रोपिक. देखिए यहां पे इसने बताया है कि जो हमारा कंप्रेशन है आइसेंट्रोपिक है, यानी कि एफिशिएंसी हमारी 100% है. फाइंड द COP ऑफ द सिस्टम.
तो हमें सीओपी निकालनी है। अब सीओपी के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए सीओपी के लिए फॉर्मूला है हमारा ये 1 डिवाइडेड बाय आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। आरपी क्या है? प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो हम जानते हैं, या तो हम P3 बाय P4 निकाल लें या P2 बाय P1 निकाल लें, ये दोनों बराबर है। तो हमें जो टेम्परेचर रेशियोज दिए हुए वो दिए हुए 3 और 4 के, तो हम P3 बाय P4 निकालेंगे। जैसे कि हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो एक्सपेंडर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी आइसेंट्रोपिक है, तो एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक है, तो हम आइसेंट्रोपिक के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो है हमारा T3 बाय T4 इक्वल टू P3 बाय P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसमें हम T3 बाय T4 की वैल्यू रख सकते हैं 320 बाय 180, तो हमें क्या मिल जाएगा? P3 बाय P4 की पावर गामा माइनस गामा की वैल्यू आ गई 1.778, और इस वैल्यू को हम कहां रख सकते हैं? किसके बराबर है? ये है हमारी इसके बराबर आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो हम सीओपी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहां पे अलग से लिखा भी है कि आरपी किसके बराबर होता है, या तो P2 बाय P1 या फिर P3 बाय P4। तो P3 बाय P4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, बल्कि हमने पूरी की पूरी आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा की वैल्यू हमारे पास है, तो सीधे सीधे हम इस इक्वेशन में यहां पर इसको रख देंगे। तो सीओपी हमारी आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1.778 माइनस 1, और हमारा सीओपी आ गया 1.28। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये क्योंकि सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कई सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम जूल ब्रेटन साइकिल पर ही बेस्ड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन ए रिवर्स ब्रेटन साइकिल। एक रिवर्स ब्रेटन साइकिल है या फिर बेल कोलोमन साइकिल है, जिसमें एयर हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। इफ टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन एंड एंड ऑफ हीट रिजेक्शन आर 0 एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर कौन से दे रखे हैं? एंड ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। एंड ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब कहां खत्म होती है? 1 पर। तो हमें दे रखा है T1। T1 कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमने यहां पर गिवन में लिख लिया, और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारा 273 की। उसके बाद हमारे पास दूसरा टेम्परेचर क्या दे रखा है? एंड ऑफ हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कहां होता है हमारा प्रोसेस में? 2-3 में, और एंड कहां हो रहा है? स्टेट 3 पर। तो हमें दे रखा है T3, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। T3 कितना दे रखा है? 35। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 308। इसमें फ्रेंड्स न्यूमेरिकल में बहुत सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ये अलग से सॉल्व करके उसकी फोटो यहां पर डाल दी है। और उसके बाद हमें दे रखा है प्रेशर रेशियो RP4, यानी कि P2 बाय P1 इक्वल टू P3 बाय P4 हमको दे रखा है 4। ये भी हमने यहां पर गिवन में लिख लिया। अब हमें क्या करना है? फाइंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट्स। सभी जितने भी हमारे प्रोसेस हैं उनके इनलेट और एग्जिट पर हमें टेम्परेचर निकालना है। ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट एट इनलेट टू कंप्रेसर एंड एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर। तो हमें जो हमारी रेफ्रिजरेंट यानी कि जो एयर फ्लो हो रही है उसका वॉल्यूम निकालना है। कहां पर? एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर यानी कि पॉइंट 1 पर, और दूसरा एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर यानी कि पॉइंट 3 पर। इन दोनों जगह हमें वॉल्यूम निकालना है एयर का। और हमें और एडिशनल डाटा क्या दे रखा है? कूलिंग कैपेसिटी दी हुई है 1.5 TR, और प्रेशर एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर दे रखा है 1 बार, यानी कि स्टेट 1 जो है पॉइंट 1 पर प्रेशर कितना है? 1 बार। तो हमने यहां पे लिख लिया। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमको दी हुई है 1.5 TR, और P1 हमारा कितना हो गया? 1 बार। तो फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक है, हमको कोई एफिशिएंसीज नहीं दी हुई है, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम हमारा आइसेंट्रोपिकली वर्क कर रहा है। सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है, कहीं पे भी कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो हम प्रोसेस 1-2 के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे T2 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। P2 अपॉन P1 क्या है? RP, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 दी हुई है। तो हम सारी वैल्यूज रखेंगे, तो हमें T2 बाय T1 का
जो रेशियो है वो मिल जाएगा 1.486। दूसरा फ्रेंड्स, हमें T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम T1 की वैल्यू 273 हमको दे रखी है, तो हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 की वैल्यू आ गई हमारी 405.67 केल्विन। तो हमें जो 0.2 है यहां पर टेम्परेचर मिल गया। नेक्स्ट, तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए। T1 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, T2 हमने कैलकुलेट कर लिया, T3 भी हमको दिया हुआ है, तो चौथा टेम्परेचर कौन सा बचा, हमें T4 कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास डाटा क्या है, T3 जो प्रोसेस 3-4 है वो भी हमारा आइसेंट्रोपिक है, और T3 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, T3/T4 इक्वल टू Rp की पावर गामा -1 अपॉन गामा। Rp क्या है, P3/P4। Rp की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, गामा की वैल्यू 1.4 होती है, हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.486। T3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी फ्रेंड्स, जब हम इस रेशियो में रखेंगे तो हमें मिल जाएगी T4 की वैल्यू, क्योंकि T3 हमको दिया हुआ है 308। अब हमारे पास चारों पॉइंट्स पर 1, 2, 3, 4 पर हमारे पास टेम्परेचर आ गए, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास फ्लो रेट। कहां पर, एक 0.1 पर और एक 0.3 पर। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास हम कैलकुलेट करेंगे हमें जो डाटा दे रखा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की मदद से। सो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारी किसके बराबर होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट, और इसमें अगर हम मास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। सो RC इक्वल टू M इंटू RE। RE हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो रहा है, H1 माइनस H4, ये हमारा क्योंकि हीट एब्जॉर्प्शन इसी प्रोसेस में हो रही है। अब H1 और H4 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हम H को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CPT की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर है वो आइडल गैस है। और RC हमको दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, वो दिया हुआ है हमको 1.5 TR, तो 1.5 TR को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 TR इक्वल टू 3.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 3.5, ये हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई किलोवाट में। उसके बाद M जो हमको निकालना है, और एंथैल्पी को हमने कन्वर्ट कर दिया Cp इंटू T1 माइनस T4 में। Cp की वैल्यू एयर के लिए हमको मालूम है 1.005, और टेम्परेचर T1 और T4 हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारा मास आ गया एयर का 0.079 kg पर सेकेंड, यानी कि इतना मास फ्लो कर रहा है हमारा एयर का इस पूरे सिस्टम में। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एयर हमारी आइडल गैस है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि PV इक्वल टू MRT हम एक आइडल गैस के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसकी मदद से जिस भी लोकेशन पर हमको वॉल्यूम चाहिए उसी स्टेट के बाकी पैरामीटर डालेंगे और हमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसमें इस इक्वेशन को हमने दोबारा से रीराइट कर लिया, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, MRT डिवाइडेड बाय P, और हमें कौन से लोकेशन पे चाहिए, 1, तो सारे वैल्यू हम रखेंगे 1। M तो हमारा कांस्टेंट है, R हमारा गैस कोफिशिएंट है और गैस कांस्टेंट, और T जो है टेम्परेचर है एट स्टेट 1.1 पर, और P1 है हमारा प्रेशर। सो M हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। R कितना हो जाएगा 0.287, क्योंकि हम यहां पर किलो जूल में ले रहे हैं सारे वैल्यूज, और ये हमारा टेम्परेचर T1 पर हमको दिया हुआ है 273, और प्रेशर भी हमारा 1 बार है, जिसको हमने 1 बार को कन्वर्ट कर लिया किलो पास्कल में, तो हमारा कितना आ जाएगा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.0682 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया एयर का जो है कंप्रेसर के इनलेट पे। अब हमें कैलकुलेट करना है 0.3 पर, तो ऐसे ही सेम इक्वेशन में हम यूज करेंगे, सॉरी 0.4 पर हमने कैलकुलेट किया है, सो हम यहां पर 0.4 पर कैलकुलेशन हमने यहां पर की। T4 हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमने T4 ऑलरेडी यहां पर निकाला है 207.26, वैल्यू हमने रखी
एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर, यानी कि एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर हमारा कहां पे है 0.4, एक्सपेंशन हमारा कहां पे हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें 3 4 में, तो एक्सपेंशन का एग्जिट क्या है 4, तो स्टेट 4 पे 0.4 पे हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर, एक्सपेंडर या फिर टरबाइन, तो V4 हम निकालेंगे, यूज करेंगे M और T4 बाय P4, तो T4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और P4 कितना होगा, P4 का प्रेशर P1 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 4 से 1 तक, तो जो प्रेशर हमारा 1 पे है वही हमारा 4 पे है। तो हमने वैल्यू वापस से रखी और हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया 0.047 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आ गया एयर का वॉल्यूम। तो मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम हमारा चेंज होता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर हर जगह पर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम हर एक इनलेट एग्जिट पर चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा आइडल ब्रेटल साइकिल है उसमें, या बेल कोलमैन साइकिल है, अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो हम सभी पॉइंट्स पर टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेंट का, उसका मास भी निकाल सकते हैं, और सीओपी अगर कैलकुलेट करनी है तो सीओपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला, ऐसे ही अगर हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, मास इंटू सीपी T2 माइनस सीपी T1, क्योंकि H2 माइनस H1 क्या है हमारा, ये वर्क डन है, तो ये हम इससे निकाल सकते हैं। और यहां पर एक्सपेंडर में भी हमें कुछ वर्क डन मिल रहा है, तो लेकिन ये हम कहां यूज कर ले रहे हैं इसको, अगर ये हमारी एयर साइकिल है तो ये यूज हो जाता है फैन चलाने में, और अगर ये सिंपल ब्रेटन साइकिल का क्वेश्चन है तो ये वर्क डन हमें एडिशनल मिलता है, तब हम इसको माइनस कर देंगे वर्क डन में से। तो वर्क डन कंप्रेसर का माइनस टरबाइन का, तो हमारा एक्चुअल वर्क डन आ जाएगा, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से अगर हम वर्क डन का रेशियो निकाल दें तो हमें मिल जाएगी सीओपी। तो इस तरीके से हम बेल कोलमैन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल का जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बूट स्ट्रैप साइकिल के बारे में, जो कि हमारी सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल का मॉडिफाइड वर्जन है, और साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।